Hello friends, welcome to you all in my YouTube channel English Mashup. So friends, आज की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट प्रीवियस वीडियोस के साथ। लास्ट टू वीडियोस में मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने 2 वीडियोस डाली हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक सबसे पहले एक्सप्लेन करा था कि कैसे ब्रिटेन बना था, क्या कौन वहाँ पे, किसने सबसे पहले वहाँ पे रूल करा था, किसने उसका नाम इंग्लैंड दिया। ठीक है, इस तरह का मैंने बेसिक विद द हेल्प ऑफ मैप आपको एक्सप्लेन करा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के 12 एजेस हैं। ठीक है, 12 एजेस में वो डिवाइड है, जिसमें कि हम 2 एजेस को कवर कर चुके हैं। तो पहला हमारा था ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो कि मैं आपको, जिसमें था एंग्लो सैक्सन एज एंड नॉर्मन एज। ठीक है, वो मैंने आपको बता चुकी हूँ। फिर हमारा आया था आपका मिडिल एज। मिडिल एज में आपका था एज ऑफ चौसर। ठीक है, और आपका था रिफॉर्मेशन एज या रिवाइवल एज, यू कैन से दैट। तो वो भी मैं आपके लास्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। तो आज हमारा जो थर्ड एज है वो है आपका रेनाइसेंस पीरियड। ठीक है, रेनाइसेंस पीरियड है जो 1550 टू 1625 एडी तक है। इसके भी 2 सब पार्ट है, अगेन एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज। तो आज की इस वीडियो में दोनों ही एज को मैं वक्त कवर करूँगी एक साथ। इसके इनके जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट एज के साथ, एलिजाबेथन एज, जो कि 1550 से 1603 एडी तक है। तो लास्ट में हमने जब एंड करा था रिफॉर्मेशन एज, जब मैंने आपको बताई थी, तो मैंने बताया था 1547 में जो हेनरी एट्थ थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी 1547 में। तो उसके बाद हेनरी एट्थ के एक्चुअली में 3 वाइफ थी, तो उनके जो उस बच्चे थे, एलिजाबेथन एज थी, एक एलिजाबेथ थी। तो एलिजाबेथ एक्चुअली प्रोटेस्टेंट थी। ठीक है, यानी कि एलिजाबेथ बिलीव टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, और जो हेनरी एट थे वो कैथोलिक थे। तो एलिजाबेथ जो थी आफ्टर मैरिज वो आयरलैंड में शिफ्ट हो गई थी, तो वो आयरलैंड में रहती थी। तो उनको इंग्लैंड के किसी भी, मतलब इंग्लैंड से उनको उन्होंने कोई उनका मतलब नहीं रहा था। तो हेनरी एट्थ की जो डॉटर थी क्वीन मैरी। ठीक है, तो क्वीन मैरी को ये लगता है कि ठीक है, अभी तो उनका कोई ऐसे है नहीं कि जो इस इंग्लैंड का मतलब प्रिंस बन सके, क्योंकि हेनरी एट्थ का एक बेटा था जो कि ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, मतलब ही सो टू मच यंग। तो क्वीन मैरी को लगता है कि वो तो बहुत अभी यंग है, उसको भी ऐसे कोई सेंस वेंस नहीं है, मतलब प्रिंसेस बनने के अभी वो लायक नहीं है। तो क्वीन मैरी को लगता है कि मैं ही एक हूँ जो कि इंग्लैंड की रानी यानी प्रिंसेस बन सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से क्वीन मैरी अपने हस्बैंड के साथ सेट ऑन थ्रोन यानी इंग्लैंड की क्वीन यानी प्रिंसेस बन जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ हेनरी एट्थ। ठीक है, और क्वीन प्रिंसेस बनने के बाद भी उसको लगता है कि जो हेनरी एट का सन है जो छोटा था अभी, उसको भी लगता है कि इन फ्यूचर अगर वो अपना हक मांगने आ जाए, तो इस डर से वो उसका मर्डर कर देते हैं, यानी उसको वो मार देती है, ताकि इन फ्यूचर उसको उसकी राजगद्दी पर उसको सिंहासन से हटाने के लिए कोई भी ना हो, मतलब कोई भी अपना हक मांगने ना आए। ठीक है, 1554 में उसको इसी वजह से ब्लडी मैरी बोला गया फॉर हर रॉन्ग डिसीजन। मतलब प्रिंसेस बनने के बाद उसने बहुत से गलत डिसीजन लिए, मतलब नॉर्मल पब्लिक जो प्रजा थी वहाँ की वो बहुत परेशान रहने लग गई थी। इस वजह से उसको ब्लडी मैरी बोला गया, क्योंकि वो उसने मर्डर भी करा था, तो वो मर्डर करने में एक हिचकिचाती नहीं थी, तो उसको ब्लडी मैरी का एक टाइटल दिया गया 1554 में। ठीक है, एनी बॉयनी जो कि एलिजाबेथ की मदर है। मैंने आपको बताया एलिजाबेथ जो थी वो प्रोटेस्टेंट थी, बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, और वो आयरलैंड में रहती थी। स्टिल क्वीन मैरी को ये डर था कि नहीं नहीं, कहीं एलिजाबेथ भी कभी फ्यूचर में आ जाए और अपना हक मांगने लगे, तो इसलिए उन्होंने एलिजाबेथ की मदर एनी बियोने को भी क्या कहता है, ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह। उसको देशद्रोह के चार्ज में उसको लंदन के एक टावर में उसको जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, और बाद में उसको पॉइजन देके, ठीक है, उसको मार दिया था। तो मतलब बेसिकली क्वीन मैरी इतनी ज़्यादा, मतलब कहते हैं साइको हो जाती है कि ये सबको मार रही है, इतना डर था उसको अपनी सिंहासन का, गद्दी का इतना ज़्यादा उसको लालच था, तो उसको लगता था कि किसी कोई भी उसके रास्ते में ना आए तो सबको उसको वो मर्डर कर देती थी। ठीक है, सेम ऐसे 1556 में कैप्चर्ड प्रिंसेस एलिजाबेथ, सेम
1556 में भी वो एलिजाबेथ को, पहले उन्होंने एलिजाबेथ की मदर को इस तरह से ट्रीजन किया था और पॉइजन देके मार दिया था। उसके बाद वो एलिजाबेथ को भी सेम चार्ज जो उन्होंने उस पर चार्ज लगाया था देशद्रोह का, सेम चार्ज उस पर लगाती है और लंदन के टावर में उसको जेल में बंद कर देती है। इसकी मतलब उसके इस मैडनेस से ना वहाँ के लोगों ने उसको मैड मैरी का टाइटल दिया। पहले उसको ब्लडी मैरी बोला गया, उसके बाद मैड की भाई ये पागल हो गई है, इसको कोई सेंस नहीं है, मतलब उनको ये लगा कि भाई ये किसी भी तरह से क्वीन या प्रिंसेस नहीं बन सकती। तो वहाँ के लोग उसके डिसीजन से, उसके इस तरह की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और एलिजाबेथ वहाँ से जेल से बच निकली थी, यानी कि वो वहाँ से जेल से भाग गई थी। तो 1557 में जो किंग मतलब थ्रोन गिव टू एलिजाबेथ, मतलब कि 1557 में इंग्लैंड की इतनी ज़्यादा हालत बुरी हो चुकी थी क्वीन मैरी की वजह से, तो बाद में उससे गद्दी छीनकर एलिजाबेथ को दे दी जाती है, यानी कि एलिजाबेथ अब वहाँ इंग्लैंड की क्वीन बन जाती है। 1558 में बिगनिंग ऑफ गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लैंड, तो एलिजाबेथन एज को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। लिटरेचर का, इवन लिटरेचर का उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है कि उस टाइम पे मतलब इतने ज़्यादा मतलब एक्सप्लोरेशन था, मतलब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सपेंशन, मतलब हर चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया गया, ट्रैवल को मतलब कि एक ट्रैवल को ऑथराइज किया गया, एक्सप्लोर किया गया, फ्लोरिंग ऑफ पोइट्री, म्यूजिक, लिटरेचर, मतलब एलिजाबेथन के टाइम पे हर चीज़ का एक्सपेंशन, एक्सप्लोरेशन हुआ था, तो इसलिए उसको गोल्डन एज भी कहा था। शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के हैं, जिस टाइम पे उनके प्लेज, नॉवल इतने ज़्यादा फेमस हुए थे और जिसकी वजह से उसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। एंड हर डिसीजन, एलिजाबेथन की डिसीजन शी इज़ वेरी गुड फॉर पीपल, है ना, वहाँ की प्रजा के लिए उसने बहुत अच्छे डिसीजन लिए, जिसकी वजह से इंग्लैंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, तो उसको गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। नेक्स्ट 1572 और से 1579 में वहाँ पे एक मतलब एक महामारी, एक प्लेग की वहाँ पे महामारी हो गई थी, ये भी एक आपका हिस्टोरिकल इवेंट ही है। 1585 में क्या होता है, स्पेनिश आर्मेडा, तो 1585 में क्या हुआ था उस टाइम पे, मतलब जो इंग्लैंड था, मतलब एंटायर ब्रिटेन आप कह सकते हैं कि उसमें इंग्लैंड सबसे ज़्यादा फ्लोरिश था, मतलब कि एक कहते हैं प्रोस्पेरिटी, मतलब संपन्न एक देश वो बन गया था। वैसे यूरोप में स्पेन था, तो स्पेन के लोगों ने देखा और वो उसको क्या करते हैं, एक प्रपोजल देते हैं एलिजाबेथ को, मैरिज प्रपोजल। उनको लगता है कि एक फ़ीमेल प्रिंसेस क्या कर लेगी, उनको लगता है कि वो वीक होगी, फीमेल इतने अच्छे डिसीजन नहीं ले सकती, तो स्पेन के जो किंग होते हैं वो वहाँ पे उनको मैरिज प्रपोजल देते हैं, बट एलिजाबेथ रिफ्यूज देयर प्रपोजल और डिनाई देयर प्रपोजल। एलिजाबेथ उनके प्रपोजल को डिनाई कर देती है और मैरिज के लिए मना कर देती है। आफ्टर दैट स्पेन वाले क्या करते हैं, स्पेन जो है वो अटैक कर देता है इंग्लैंड पर, ठीक है, इंग्लैंड पे अटैक करता है, बट 1588 में डिफीट ऑफ स्पेन, और ये मैग्ना कार्टा है जिसे बोला गया है एलिजाबेथ प्रूव्ड हरसेल्फ। तो स्पेन जब अटैक करते हैं तो एलिजाबेथ हारती नहीं है और स्पेन हार जाता है। तो सो दैट कि एलिजाबेथ प्रूव्ड हरसेल्फ दैट शी इज़ एलिजिबल, शी इज़ कैपेबल टू बिकम अ प्रिंसेस टू इंग्लैंड, मतलब वो प्रूव करती है कि वो भी एक एलिजिबल है, कैपेबल है, शी इज़ टेक डिसीजन एज हर फादर, she is as strong as a any male, या you can say that as a any other man, ठीक है, मतलब उनको लगता था कि मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे, तो उसको बोलती है कि शी इज़ कैपेबल टू टेक एनी डिसीजन, है ना, एज अ मेल, जैसे कि कोई मेल या कोई एक मैन लेता है डिसीजन, ठीक है, या किंग लेता है, सेम ऐसे वो भी एलिजिबल है, कैपेबल है इस गद्दी की या इंग्लैंड की महारानी बनने की। 1596 में आयरिश रिवॉल्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, तो 1596 में क्या होता है, आयरिश जो होते हैं वो बदला लेते हैं इंग्लैंड से। 1599 में ग्लोब थिएटर स्टैब्लिश बाय एलिजाबेथ, बहुत इंपॉर्टेंट एंड गिफ्टेड टू शेक्सपियर। ग्लोब थिएटर आपको पता ही है, शेक्सपियर के हेनरी VIII जो ग्लोब थिएटर में परफॉर्म हुआ था, ठीक है, तो ग्लोब थिएटर क्या किसने स्टैब्लिश करे, एलिजाबेथ ने, और गिफ्टेड टू शेक्सपियर, और शेक्सपियर को गिफ्ट कर दिए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, एंड चार्टर बाय क्वीन, गिवन चार्टर बाय क्वीन, ठीक है। 1603 में क्या होता है, डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, तो 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है, और टूडर डायनेस्टी, क्योंकि ये जो आपका एलिजाबेथन एज है वो आपका टूडर डायनेस्टी यानी टूडर पीरियड था, वो भी आपका एलिजाबेथ की डेथ के साथ टूडर डायनेस्टी का भी एंड हो जाता है। और
जेम्स फोर्थ जो स्कॉटलैंड के राजा थे टुक थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड के राजा बन जाते हैं एज जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि और उन्हें जेम्स फर्स्ट बोला गया क्योंकि इंग्लैंड में पहले राजा जेम्स बने, इसलिए जेम्स फोर्थ को एज अ जेम्स वन माना गया इंग्लैंड में। एंड एंड ऑफ टूडर डायनेस्टी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि टूडर डायनेस्टी का एंड हो जाता है स्टार्ट विद स्टुअर्ट डायनेस्टी, और टूडर डायनेस्टी के एंड के बाद कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होती है, स्टुअर्ट डायनेस्टी। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया कि स्टुअर्ट डायनेस्टी स्टार्ट होती है, और ये आपका यहाँ पे एलिजाबेथन एज भी फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है आपका आता है जैकोबियन एज, जो कि 1603 से 1625 एडी तक है। इसमें अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जेम्स फोर्थ जो है वो राजा बन जाते हैं इंग्लैंड के, लेकिन वहाँ के लोग मतलब बस जेम्स फोर्थ को नो आइडिया अबाउट द इंग्लैंड, उनको इंग्लैंड का कोई आइडिया नहीं होता है। तो जो वहाँ के लोग हैं वो मतलब वो पसंद नहीं करते हैं जेम्स फोर्थ को। तो 1605 में गन पाउडर प्लॉट, मतलब कि बेसिकली क्या करते हैं, थ्रोन से लेके पार्लियामेंट तक जाने के लिए एक रेड कारपेट बिछाते थे। तो उस रेड कारपेट के नीचे वो लोग जो गन पाउडर यानी कि बारूद जो होता है वो उसको बिछा देते हैं, कि जिससे कि उनका मतलब ये प्लान होता है कि वो जेम्स फोर्थ को मार देंगे। लेकिन जो कल्प्रिट है गाय फॉक्स, जिसने ये प्लान करा था गन पाउडर वाला, वो पकड़ा जाता है एंड पब्लिकली पनिश्ड, और जो पकड़ा जाता है तो उसको पब्लिक के बीच में छोड़ दिया जाता है, और पब्लिकली जो उसको पत्थर वत्थर मार के उसको एज अ मतलब पनिशमेंट उसको दे दी जाती है। सिर्फ एक ही कल्प्रिट पकड़ा जाता है, 2-3 कल्प्रिट और थे लेकिन वो पकड़े नहीं जाते हैं, और वो उनके नाम भी नहीं बताता है कि इन फ्यूचर वो दोबारा कोई प्लानिंग करें जिसकी वजह से जेम्स फोर्थ को का मर्डर कर दिया जाए। ठीक है, 1611 में क्या होता है, किंग्स जेम्स फर्स्ट बाइबल। अब किंग जेम्स को मतलब वहाँ के लोग पसंद नहीं करते ऑब्वियसली ज़्यादा, तो वो न्यू टेस्टामेंट रॉयल बाइबल, मतलब एक बाइबल को वो लिखते हैं न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, रॉयल बाइबल है ये, और एक लाइब्रेरी भी वो बनाते हैं। ठीक है, 1619 बिगिनिंग ऑफ सिविल राइट्स 30 ईयर वॉर, प्योरिटन वॉर इन इंग्लैंड। तो अब 1699 में क्या होता है, वॉर स्टार्ट होता है जिसे होता है प्योरिटन वॉर। प्योरिटन वॉर मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रिफॉर्मेशन एज है उसमें बेसिकली क्या होता है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक के बीच में क्या होता है, एक वॉर, एक रिवॉल्ट हो जाता है, क्योंकि कैथोलिक जो चर्च होते हैं उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। रॉयल लोगों के लिए वो रूल्स अलग थे और एक नॉर्मल पब्लिक के लिए वो रूल्स अलग थे। ठीक है, तो उस वजह से वहाँ के जो लोग थे बहुत परेशान होते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, विद्रोह करने लग जाते हैं। तो इस तरह से प्योरिटन जो दे बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, वो एक्चुअली में उनका नाम दिया गया प्योरिटन्स, क्योंकि सबसे पहले जो वहाँ पे विद्रोह हुआ था प्रोटेस्टेंट बाय द मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर के ने सबसे पहले स्टार्ट करा था, उसके बाद कैल्विन्स आए, कैल्विन्स और उस प्रोटेस्टेंट से मिलकर प्योरिटन बना। ठीक है, दे बिलीव एक्चुअली में प्योरिटन्स पूजा पाठ जो उनका मेथड था, दे बिलीव इन कैथोलिक, बट जो उनके माइंड चलता था वो अकॉर्डिंग टू प्रोटेस्टेंट यानी कि क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियनिटी में वो बिलीव करते थे। तो इस तरह से प्योरिटन जो है वो एज भी स्टार्ट होती है, जो कि आपकी नेक्स्ट जो आपकी एज आती है वो प्योरिटन में जाती है, जिसके भी सब पार्ट है। ठीक है, और 1625 में डेथ ऑफ किंग जेम्स वन एंड हिज एल्डर सन चार्ल्स फर्स्ट केम ऑन थ्रोन। 1625 में क्या होता है, किंग जेम्स की भी डेथ हो जाती है फर्स्ट की, और उनके एल्डर सन चार्ल्स फर्स्ट क्या बनते हैं, राजा बन जाते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा आपका एज आएगा वो आपका प्योरिटन एज होगा, जिसके भी सब पार्ट्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपकी मिल्टन एज को भी हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। किसी ने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो स्टार्टिंग से मेरी वीडियो को देखें, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपका दूर हो जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशर। बाय बाय।